अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, आजकल दो मुसलमान भारतीय कलाकार काफ़ी ख़बरों में हैं। एक जावेद अख्तर साहब हैं जो कि पाकिस्तान गए थे अभी लाहौर फैज़ मेले में, और एक नसीरुद्दीन शाह हैं। शुरू करूंगा मैं नसीरुद्दीन शाह से। पहले हम ये देखते हैं कि नसीरुद्दीन शाह साहब क्या फरमाते हैं। नसीरुद्दीन शाह साहब कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि मुग़लों को ग्लोरीफाई किया जाता है भारत की हिस्ट्री में, जबकि हमारे अपने ट्रेडिशंस यानी हिंदुइज़्म और हमारे अपने हीरोज़ को वो जगह नहीं मिलती भारत की इतिहास में। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, ये बात एक हद तक तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुग़लों को विलेनाइज करें और उनकी ऊपर कीचड़ उछालें। कह रहे हैं नसीरुद्दीन शाह साहब के टीपू सुल्तान को विलीफाई किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। एक आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में निकाल दी, और अब ये कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान के राम मंदिर, ये किस किस्म की लॉजिक है। फिर आगे नसीरुद्दीन शाह फरमाते हैं कि मुझे इस बात पे हैरत होती है कि लोग कितने बेवकूफ़ हैं। लोग कहते हैं कि अकबर और नादिर शाह में कोई फ़र्क नहीं था, और बाबर का ग्रेट ग्रैंडफादर जो था वो तैमूर था, जबकि मुग़ल यहाँ पे लूटने नहीं आए थे। तैमूर और नादिर शाह यहाँ पे लूटमार करने आते थे, मुग़ल यहाँ पे लूटमार करने नहीं आए थे। मुग़ल तो इसको अपना घर बनाने आए थे, वो तो यहाँ पे रह के गए थे, और उनके कंट्रीब्यूशन को कौन डिनाई कर सकता है। और हमारी हिस्ट्री में चूँकि मुग़लों और ब्रिटिश को ज़्यादा दिखाया जाता है, तो ये इसलिए है कि ब्रिटिश ने यहाँ पे हिस्ट्री लिखी है। तो ब्रिटिश ने गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, विजयनगर डायनेस्टी, अजंता गार वगैरह के बारे में कोई हिस्ट्री नहीं लिखी। ये गलत है, लिखनी चाहिए वगैरह वगैरह। अब सवाल ये पैदा होता है नसीरुद्दीन शाह साहब, क्या आपने कहा कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाने के लिए जान दे दी, तो टीपू सुल्तान मराठा से क्यों लड़ रहे थे भाई? मराठा तो बाहर के नहीं थे, टीपू सुल्तान बाहर का था। टीपू सुल्तान का बाप हैदर अली, सल्तनत उस्मानिया, उस वक्त खलीफा ने इसको मुग़लों के पास भेजा था। मतलब मुग़ल तो नाम के ही रह गए थे, और एक इलाका दे के इसको मैसूर में भेजा था हैदर अली को। और हैदर अली यहाँ पे बाहर से आया था, और वो आके हैदर अली और फिर उसका बेटा टीपू सुल्तान मराठों से क्यों लड़ रहा था? अंग्रेज़ों के खिलाफ तो मराठा भी लड़ रहे थे, तो आपने मराठा के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को क्यों नहीं भगाया? और टीपू सुल्तान वहाँ पे हिंदुस्तान नहीं बचा रहे थे, अपनी सल्तनत बचा रहे थे। हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि टीपू सुल्तान ने अपने दौर में उस इलाके में सल्तनत मैसूर में, जो आज कर्नाटका का हिस्सा है, उसमें हिंदुओं का कत्लेआम किया। टीपू सुल्तान वहाँ पे हिंदुस्तान का बादशाह नहीं बना था, वहाँ पे हिंदुस्तान के एक इलाके मैसूर का बादशाह नहीं था, वो इस्लामी मैसूर का बादशाह था। टीपू सुल्तान ने अपनी उस रियासत में कई सैकड़ों हज़ारों साल पुराने मंदिर तोड़े थे, एक भी मंदिर नहीं बनाया था। अगर वो वाकई वहाँ के लोगों का हमदर्द था, तो उसने वहाँ पे उसकी प्रजा में हिंदू भी थे, तो हिंदुओं के लिए एक मंदिर क्यों नहीं बनाया? मुसलमानों के लिए उसने वहाँ पे सैकड़ों मस्जिदें बना दी, मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। तो नसीरुद्दीन शाह साहब, ये आपका टीपू सुल्तान है जो कि मुसलमानों का वहाँ पे बादशाह था, हिंदुओं का नहीं था। तो हिंदुओं का तो ये देश है, तो आपको उसकी ग्लोरीफाई करने से आपकी इज्जत में ज़्यादा वो नहीं होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे पता है कि आप भी बाहर से आए वो की नस्लें हैं। हमारी तरह आपका डीएनए इंडियन नहीं है, आपके अंदर का डीएनए ये बातें कर रहा है।
अब आते हैं आपकी ये बात कि मुगल यहाँ पे लूटने नहीं आए थे, रहने आए थे। भाई साहब, तो फिर तो अंग्रेज भी यहाँ रहने ही आया था। अंग्रेज का यहाँ से जाने का कोई प्रोग्राम नहीं, तो हालात ऐसे हो गए कि इनको जाना पड़ गया, आज़ादी देनी पड़ी। दुनिया में आज़ादी की लहरें चल रही थी और कॉलोनाइजेशन, जो इंपीरियलिस्टिक पुराने ज़माने की चीज़ें थी वो ख़त्म हो रही थी। अब कॉलोनाइजेशन के नए तरीके आ गए थे, तो अंग्रेज भी यहाँ रहने आया था। कोशिश तो महमूद गजनवी की भी यही थी। वो यहाँ से गया था तो यहाँ पे सल्तनत अपनी कायम करके गया था, अपने नुमाइंदे छोड़ के गया था, अपने अमीर छोड़ के गया था। हर साल आता था तो थोड़ा और इलाका फतह कर लेता था। जब महमूद गजनवी की सल्तनत ख़त्म हुई अफ़गानिस्तान में और गौरियों की आई, तो महमूद गजनवी का बेटा मसूद गजनवी हिंदुस्तान आया था अपनी सल्तनत में, यहाँ पे पनाह ली थी। तो भूलिए नहीं जावेद अख्तर साहब, यहाँ पे जितने लुटेरे आए थे लूटने के अलावा यहाँ पे परमानेंट, क्योंकि सोने की कानें थी इधर। भारत एक सोने की चिड़िया थी, तो उस पर कब्जा करने आए थे। तो आप नसीरुद्दीन शाह साहब फजूल का अपना भाषण ना, अपना विस्डम हमारे ऊपर ना थोपें। अगर मुगल यहाँ पे रहने आए थे तो आते, यहाँ पे जो हिंदू बादशाहों की सल्तनत थी उसमें आके अपनी स्किल्स के साथ आते। अपनी फौज लेके क्यों आए? बाबर फौज लेके आता है, हिंदुस्तान में जंगें लड़ता है और फिर फतह करके यहाँ पे रहने की वो आता है ना भाई। तो फिर कल को मैं अपने गुंडों की फौज लेके आऊं 15, 20, 50 और नसीरुद्दीन शाह साहब आपके घर में आऊं, आपके परिवार के लोगों को मार दूं, खाली आपको छोड़ दूं और आपको बोलूं कि मैं यहाँ रहने आया हूं, मैं लूटने नहीं आया, क्योंकि मैंने तो आपका सब कुछ वैसे ही कब्जा कर लिया, तो मुझे लूटने की क्या जरूरत है जब सब मेरा हो चुका है। ये कौन सी लॉजिक है कि कोई बाहर से आता है फौजें लेके लड़ के कत्ला आम करके हजारों लाखों लोगों को मार के यहाँ पे कब्जा करता है, और आप जैसे महान ज्ञानी हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पे लूटने नहीं आए थे, रहने आए थे। ओ भाई साहब, क्यों रहने आए थे? लंदन चले जाते, वहां पे रहने चले जाते। यहाँ क्यों लेने आए थे? इसलिए कि लूटमार की इन्होंने और कब्जा कर लिया अपने भारत के ऊपर। फिर आपका ये ज्ञान कि बाबर यहाँ आया था, बाकी तो अकबर यहीं पैदा हुए। तो भाई साहब, इंग्लैंड से भी जो लॉर्ड आते थे, जिनको वाइसराय ऑफ इंडिया बनाते थे, उनके बच्चे भी यहाँ पैदा होते थे। तो ये लॉजिक हमें ना सिखाया करें। यहाँ पे पैदा होने का मतलब आप यहाँ पे बादशाह बने हो। अच्छा चलें, फॉर ए मोमेंट हम ये मान भी लें कि मुगल यहाँ पे बादशाह बन क्या, इनके बच्चे यहाँ पैदा हुए इसलिए उनका हक है। उन्होंने हिंदुओं की क्या खिदमत की भाई? वो तो मुसलमानों के बादशाह थे, हिंदुओं की क्या खिदमत की? हिंदुओं की कोई मंदिर बनाया हो? आप ताजमहल बता रहे हैं, आप कुतुब मीनार बता रहे हैं, आप लाल किला बता रहे हैं, बादशाही मस्जिद बता रहे हैं, लाहौर की बादशाही मस्जिद बता रहे हैं, जामा मस्जिद दिल्ली बता रहे हैं। कोई एक मंदिर बता दें जो इन्होंने बनाया हो। अगर वो मुंसिफ थे, अगर वो हिंदुस्तान के हमदर्द थे, तो मुगलों के दौर में भी हिंदुस्तान की 70-80% आबादी हिंदू थी। उनके लिए क्या किया भाई? ताजमहल किसके लिए बनाया मुझे जरा बता दें। 20 साल जब इंडिया में कहत था, फैमिन था, भूख से लोग मर रहे थे, हजारों 20,000 के करीब मजदूर 20 साल तक उसका ताजमहल बनाते रहे। किसके लिए बनाया था भाई? उसके अंदर किसको दफन किया था? मुमताज महल को, जो उसका 16वां बच्चा पैदा करते हुए मर गई। वो मुमताज महल जो किसी की बीवी थी, उसके शौहर को जंग में भेजा और वहाँ उसको मरवा दिया ताकि वो शाहजहां उससे शादी कर सके। फिर उसका 16वां बच्चा जनते हुए वो मर जाती है, उसके लिए ताजमहल बना रहा है और उसके मरने के फौरन बाद उसी की बहन से शादी भी कर लेता है। और आप जैसे ज्ञानी हमें बताते हैं कि ये मोहब्बत की निशानी है, ये मुगलों का कारनामा है, ये काला कारनामा है।
जब हिंदुस्तानी लोग भूख से मर रहे थे तो तुम हिंदुस्तान के पैसे पे, कोई उज्बेकिस्तान से खजाना ला के उसने ताजमहल नहीं बनाया, हिंदुस्तान के मजदूरों ने हिंदुस्तान के पैसे से ताजमहल बनाया है। तो हम क्यों तोड़े आज, और जरूरत पड़ी तो तोड़ भी देंगे। अभी वो पड़ा है तो हमारा है भाई, हमारे हिंदुस्तान के पैसे से हमारे हिंदुस्तान के मजदूरों ने बनाया। शाहजहां के खानदान वाले उसके बाप दादा पैसा लेके नहीं आए थे उज्बेकिस्तान से। अच्छा, वो ताजमहल हिंदुओं के लिए या हिंदुस्तान के लिए बनाया था? अपनी जाती अना की खुशी के लिए। बादशाही मस्जिद किसके लिए बनाई? हिंदुओं के लिए बनाई, जो कि हिंदुस्तान के 80% लोग थे उनके लिए तो नहीं बनाई, मुसलमानों के लिए बनाई। जामा मस्जिद दिल्ली किसके लिए बनाई? अब आप बोलेंगे कि दिल्ली का लाल किला फौजी होता है। भाई, उस जमाने में किले फौजियों के लिए बनते थे। इसकी वजह यह है कि जब हमले होते थे तो उस जमाने में गाड़ियां, टैंकें, एयरक्राफ्ट नहीं होते थे, घोड़े गधे पे लोग आते थे हमला करने के लिए। तो आसान होता था कि 4 दीवारी एक शहर की बना दी जाए। दिल्ली शुरू से एक सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया रहा है, इन्वेडर्स के लिए भी और सबके लिए। तो बादशाह ने दिल्ली के चारों तरफ बना दिया, उस वक्त छोटा दिल्ली तक किला बना दिया कि कोई हमला हो किले में जाके बैठ जाओ सारे। किले में 6 महीने का राशन पानी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, अब किले में छुप के बैठ जाओ और मुकाबला करो। तो किला एक फौजी ज़रूरत थी, हिंदुस्तानियों के लिए नहीं बनाई, अपनी सल्तनत बचाने के लिए बनाई। कुतुब मीनार तो बना ही मंदिरों के ऊपर है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको कि यहाँ बादशाह बनाया गया था, तो कुतुब मीनार तो मंदिरों के ऊपर बनाया है, कोई खिदमत नहीं की है। तो नसीरुद्दीन शाह साहब, इनफ लेसन फॉर यू, अगर हिम्मत है तो मेरी ये बातें सुन के जवाब दीजिएगा। अब आते हैं जावेद अख्तर साहब की तरफ। तो हमारे एक पाकिस्तान के वसीम अल्ताफ भाई हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बोलते हैं, उनके चैनल है, उनको चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वो जावेद अख्तर साहब के विजिट के बारे में कुछ बता रहे हैं। जावेद अख्तर ने बुनियादी तौर पे 2 बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो पजीराई पाकिस्तानी फनकारों को भारत में मिली, भारतीय फनकारों को वैसी पाकिस्तान में नहीं मिल सकी। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि आपके हाथ से दहशतगर्द वहां पे आए मुंबई में, और उन्होंने आके वहां पे बहुत से लोगों को मार दिया। कोई 350 के करीब लोग मरे थे 26/11 को। अब ये दोनों बातें जो हैं, ये इनमें गलत क्या है? ये दुरुस्त नहीं है ये बातें। अब देख लेते हैं, चलें एनालाइज करके देख लेते हैं इसको। पहली चीज ये कि पहली बात हम लेते हैं फनकारों के हवाले से। तो आप ये देखिए कि यहां पे भारत से कुर्रत अलैन हैदर आई और यहां पे वो पाकिस्तान में सेटल हो गई, और उन्होंने एक किताब वो जो लिखी थी आग का दरिया, उसको सबसे बड़ा एक नॉवेल समझा जाता है उर्दू जुबान का। उसमें कुछ चीजें उन्होंने लिखी 2 नेशन थ्योरी के हवाले से, और लोग उनके खिलाफ हो गए, उनको तंग करना शुरू कर दिया और वो वापस इंडिया चली गई। साहिर लुधियानवी 43 में सेटल हो गए थे लाहौर में, और फिर जब पार्टीशन हुई है तो फिर उनको तंग करना शुरू किया लोगों ने, और कहा जी कि तुम्हें तो अरेस्ट कर लेंगे, और वो भी पाकिस्तान छोड़ के चले गए। और ये फिर दोबारा पाकिस्तान ये साहिर कभी नहीं आए। अच्छा, फिर उसके बाद उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, वो उन बेचारों को, इतने बड़े फनकार थे वो, सिंगर इतने बड़े थे, उनको इतना तंग किया गया, वो छोड़ के चले गए। और फिर वो उन्होंने इंडियन परमानेंट एक रेजिडेंसी उन्होंने ले ली, और वहीं पे फिर वो सेटल हो गए, और फिर वो वहीं पे रहे। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। इसके बरक्स आप देखें कि मंटो बॉम्बे छोड़ के यहां पे आए, और उन पे इन्होंने केसेस बनाए ऑब्सिनिटी के, 3 मुकदमे बना दिए उनके ऊपर, मंटो के ऊपर, ठीक है। और उस बेचारे की 42 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई, ये मंटो के साथ उनके। फैज अहमद फैज इतने बड़े शायर, उनको 4 साल से ज्यादा कैद में रखा गया एक झूठे केस में, उनके साथ आपने ये किया। उस्ताद दामन, उन पे एक केस बना दिया गया जी, इन्होंने बम रखा हुआ है। उन बेचारों के पास तो चाय पीने के पैसे नहीं होते थे, और वो जी उनके घर से बम बरामद कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये हमने फनकारों के साथ किया है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, ये जावेद अख्तर नहीं कह रहा, ये तारीख कह रही है। और उसके बाद आप देखें कि अब दिलीप कुमार अगर इंडिया ना जाता
तो वो कोई मूंगफली चलगोजे बेच रहा होता ना पेशावर में, और क्या कर रहा होता। और मोहम्मद रफी अगर रह जाता तो वो भी कोई हजाम की दुकान चला रहा होता बिलालगंज में, ठीक है। ये तो वहां चले गए और वहां पे मुसलमान होने के बावजूद उनको इतना बड़ा एक मकाम मिला वहां पे, क्योंकि वहां पे फन और फनकारों की इज्जत अफजाई की जाती है। आप ये देख लें कि हमारे यहां से नुसरत फतेह अली खान वहां पे गए, आतिफ गए, फाखिर गए, अली जफर गए, ये वहां पे आबदा परवीन गई, मोहम्मद अली एक्टर गए, जेबा गई, ये सारे जो थे इनको उन्होंने सराखों पे बिठाया, नूरजहां गई वहां पे। अच्छा, उसके बाद फिर ये आप देखें, ये जेबा बख्तियार और माहिरा और सलमा आगा, वीना मलिक को तो खैर वो उन्होंने बहुत ज्यादा उसकी इज्जत वजाई की, वीना मलिक की। वो तो उनके टैटूज भी बनाए थे उन्होंने, वो मेरा ख्याल पैसे भी नहीं लिए होंगे उन्होंने इस चीज के। तो ये तो हो गया जनाब फनकारों वाली बात। अब दहशतगर्दी पे आ जाएं। तो दहशतगर्दी में जो बात की है जावेद अख्तर ने, आपका 3 दफा का वजीर आजम नवाज शरीफ वही बात कह चुका है कि जनाब आप इनको रोकें, ये दुनिया से आप आइसोलेट होते जा रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है ना इसको आप खत्म करें। और इसी पे वो डॉन लीक्स बने थे, वो जिस पे फिर एक तूफान खड़ा कर लिया गया, ठीक है ना जी। तो ये बातें जो है ये तो मौजूद है तारीख में। अजमल कसाब कौन था? अजमल कसाब यहां से ही गया था ना। अजमल कसाब वो कहीं आइवरी कोस्ट से तो नहीं आया था। कश्मीर में 89 से 99 तक आप करते रहे हैं ना, दहशतगर्दी करवाते रहे हैं वहां पे। पठानकोट में वो जो भारतीय त्यारा अगवा होकर कंधार लेके गए थे, उसके हाईजैकर कहां गए थे? वो ब्राजील गए थे या पाकिस्तान आए थे वो, ठीक है ना। और ये अभी जो लोग जिनको आपने पकड़ा हुआ है, जिनकी वजह से, पकड़ने की वजह से और जिनकी सरगर्मियां खत्म करने की वजह से आप फैटअप से बाहर निकले हैं, वो किधर है? आपने कोई मुकदमा चलाया है? जकीउर रहमान लखवी, वो जो मास्टरमाइंड था बॉम्बे अटैक्स का, उस पर 3 FIR आज भी दर्ज है यहाँ पे। तो आप मुझे बताएं ना कि जावेद अख्तर ने क्या गलत कहा है? आपने तो तूफान उठाया हुआ है, और तूफान उन लोगों ने उठाया है जो मुख्तदर हलकों के चमचे हैं। अजीज दोस्तों, जावेद अख्तर साहब आए, कुछ बातें की, इसका मतलब ये नहीं कि जावेद अख्तर साहब के गुनाह माफ हो गए। हिंदुस्तान में उनको बड़ी आवभगत मिल रही है, लेकिन जावेद अख्तर साहब ने कल परसों एक इंटरव्यू में कह दिया कि मुझे यहाँ पे वापस आके ऐसा लग रहा है जैसे मैं तीसरी जंग अजीम जीत के आया हूँ, और मैं तो यहाँ भी ये चीज़ें बोलता हूँ। तो जावेद अख्तर साहब भी मुगलों को ग्लोरीफाई करने में पेश रहते हैं। तो जावेद अख्तर साहब ने पाकिस्तान में अगर 1-2 बातें की ना, तो अगर आप डिटेल में उनके इंटरव्यू को गौर से सुने ना, तो आपको हर बात कहने के एंड पे वो कहते हैं ये दोनों तरफ हो रहा है। अपने स्टेटमेंट को थोड़ा डिप्लोमेटिक बनाने के लिए कि भारत में पाकिस्तानियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत है, पाकिस्तान में भारत के खिलाफ नफरत है, इसकी वजह ये है, ये दोनों तरफ है। एंड पे ये दोनों तरफ का लुकमा लगा देते थे ताकि उनकी थोड़ी न्यूट्रलिटी शो हो। 1-2 बातें इन्होंने की जो कि मुझे हैरत भी होती है कि किस नशे में उन्होंने कह दी। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल होता है कि आप जावेद अख्तर साहब की अगर आप पूरी वो बातें देखें तो उसमें आपको सवाल जवाब का पूरा सेशन देखना होगा। उनसे एक औरत ने सवाल किया कि आप कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं, आप देख चुके हैं कि एक माशाल्लाह फ्रेंडली, लविंग, पॉजिटिव मुल्क है, हिंदुस्तान में हमारा तस्वुर अच्छा नहीं, आप यहाँ आते हैं तो आप जाकर बताते नहीं कि वो लोग बड़े अच्छे हैं क्योंकि वो जगह जगह बम नहीं मारते, हमें फूल भी पहनाते हैं वगैरह वगैरह। तो जावेद अख्तर साहब ने कहा कि आप जो ये कह रही हैं उसमें बहुत सच्चाई है, लेकिन दुख की बात यह है कि लाहौर और अमृतसर शहर के दरमियान 30 किलोमीटर का फासला है। पता नहीं कितने लोग ये बात जानते हैं कि इन दोनों मुल्कों के बारे में एक दूसरे को ज़्यादा बातें नहीं पता। जैसे कि मुझे याद है कि मैं 5 साल पहले आया था तो मैं आप ही के घर बैठा था, उस औरत को कह रहे हैं जिसने सवाल किया था, और वहाँ लोग बात कर रहे थे तो किसी ने पंजाबी में एक लतीफ़ा कहा तो मैं हंसा।
तो मेरे बराबर में एक औरत बैठी थी, उसने कहा कि आप पंजाबी जानते हैं? तो मैंने कहा नहीं, मैं बोल नहीं सकता, समझ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आपने कैसे सीख ली? जावेद अख्तर ने कहा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर तो पंजाबी ही हैं। तो वो कहती हैं अच्छा, आपकी फिल्म इंडस्ट्री में कौन से पंजाबी हैं? तो मैंने बताया उनको कि भाई ये पंजाबी हैं। तो वो कहती हैं अच्छा, ये तो हिंदू हैं। तो जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि उस वक्त मैं हैरान रह गया कि इस औरत को, जो कि खुद पंजाबी है, उसको ये नहीं पता कि भारत में हिंदू भी पंजाबी होते हैं, जबकि ओरिजिनल पंजाबी तो सारे हिंदू ही थे, उसमें से बाद सिख बने और बाद में मुसलमान बने। तो ये अफसोस की बात है। जावेद अख्तर साहब ने फिर कहा कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में भारत में इम्प्रेशन अच्छा नहीं। तो बात दरअसल ये है कि मैं बम्बई में हूँ और मुंबई में आपके कुछ लोग आए थे जो कि हमला किया उन्होंने, और 3 दिन तक वहाँ पे खूनी रक्स चलता रहा और लोगों को मारते रहे। तो वो लोग नॉर्वे से नहीं आए थे, इजिप्ट से नहीं आए थे, वो लोग पाकिस्तान से आए थे और आज भी वो यहाँ पे घूम रहे हैं। तो उस पे पाकिस्तानियों को मिर्चें लग गई। दूसरा, जावेद अख्तर साहब ने शिकवा किया कि हमारे यहाँ मेहदी हसन का दिन मनाया जाता है, हमारे यहाँ नुसरत फ़तेह अली ख़ान को, राहत फ़तेह अली ख़ान को इतनी इज्जत और वो दी जाती है, आपके यहाँ कभी लता मंगेशकर का दिन नहीं बनाया गया, ये वो। तो उस पर भी बहुत मिर्चें लगीं। तो ये है कि मैं उस पर आगे बढ़ने से पहले आपको जुगनू साहिबा की ये बात काफ़ी साल पुरानी है, जियो पे एक इंटरव्यू में इन्होंने बताई थी कि ये जो अजमल कसाब है, ये कसाई ख़ानदान से, जो बुचर होते हैं कसाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और पाकिस्तान के पंजाब में फरीदकोट के गांव का है। वो पूरी डिटेल बता रही है, फिर मैं आता हूँ। कि जिस तरह इन्होंने कहा कि अगर हमने इसको फिर कवर अप करना है, तो मैं आपको मसलन एक छोटी सी बात बताती हूँ। फरीदकोट जो गांव है वो मेरे अपने आबाई गांव के से 10 मील दूर है। वहाँ हमारा एक स्कूल है। मेरे वालिद के उस इलाके में, उस डिस्ट्रिक्ट में 35-40 स्कूल उन्होंने बनाए 1980 से। अल्लाह की मेहरबानी से वो बनाते आ रहे हैं वहाँ के इलाके के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए, ताकि वो गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ सकें। 2000 में हमने फरीदकोट में स्कूल बनाया। जिस दिन ये वाकया हुआ उसी दिन मैंने अपने गांव से अपने कुछ हमारे वहाँ जो काम करने वाले उनको भेजा, कभी पता करके बताओ कि ये हुआ क्या है। ये रऊफ बच्चा जानता है फरीदकोट का कि अमीर कसाई कौन है, माई नूर फातिमा कौन है, अजमल कौन था, जिसको उन्होंने खुद अपने कहा कि जी ले गए, 3-4 साल पहले उसको ले गए, 6 महीने पहले वो वापस आया। माँ को कहा मेरे सिर ते हाथ रख, मैं कश्मीर फतह करन चलिया, कुछ पैसे दिए, कहा मेरी बहन रुकैया को ब्याह दो। ये सारी बातें वहां बच्चे को मालूम है। अब यहाँ पर अगर हम इन चीजों से इनहराफ करना शुरू कर दें, अब आपको मालूम है इस वक्त वो लोग वहां से गायब हैं। उनको कौन ले गया? वो बेचारे गरीब अपना घर छोड़ के, उनको कौन वहां से ले गया? वो रोते पीटते वहां से निकले। ये भी वहां के लोग हमें चुप करके बताते हैं। इन चीजों को छुपाने से छुपती नहीं, और जब आप उनको छुपाने की कोशिश करते हैं तो अगले के दिल में या जहन में इतने शक शुबहात खड़े होते हैं। ये दिस इज नॉट द वे टू डील विद इट। आपको अगर है कोई मसला तो उसको एड्रेस करें, और ये हिंदुस्तान की भी तवक्को है, बैनुल अक़वामी दुनिया की भी तवक्को है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो उसके साथ हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। जंग नहीं भी होगी रऊफ, तो बहुत सी और चीजें हैं जो कि वहां के लोगों ने हमें बावर कराई। उन्होंने हमें बताया कि देखिए जी, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको हमें अभी कायल करने की जरूरत नहीं है। लोग जानते हैं, समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान में हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। आपको तो अपने रियासत पे कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ पर अगर कोई खुदा ना खास्ता सैंक्शंस लग जाए या कोई ब्लॉकेड्स हो जाए, तो इन्होंने तो सही फरमाया 6 दिन का तो तेल नहीं है, क्या होगा? मईशत हमारी आगे गिरी हुई है। मतलब यहाँ पर रोटी खाने को नहीं, आटा नहीं मिलता, बिजली नहीं है हमारे यहाँ, गैस नहीं, तेल नहीं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम इस पोजीशन में है कि हम सैंक्शंस बर्दाश्त करें, जंग बर्दाश्त करें, ब्लॉकेड्स बर्दाश्त करें? रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल सॉवरेन स्टेट बन के बैनुल अक़वामी दुनिया में रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जल्दी। अब कौन सी ऐसी बात है जो जावेद अख्तर ने कहा वो गलत है? पाकिस्तान के एक फिल्म स्टार हैं जिनकी माँ भी फिल्म स्टार थी, नीलो, और जिनके ऑन पेपर जो बाप है शाहिद, रियाज शाहिद, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर था, फिल्में बनाता था। लेकिन नीलो के बारे में है कि उसको उस वक्त के पाकिस्तान के जो
पावर में लोग थे, पॉलिटिशियंस और आर्मी जनरल, वो अक्सर उठा के ले जाते थे वगैरह वगैरह। वो शान ने बड़ी बकवास की है जावेद अख्तर के बारे में कि जावेद अख्तर ने ये कहा और जावेद अख्तर ने वो कहा और हमें ऐसे लोगों को इज्जत भी नहीं देनी चाहिए। आपके यहाँ एक फिल्म बनी थी श्रीदेवी की, क्या नाम था, मदर या ऐसा ही कुछ था, जिसमें एक पाकिस्तानी लड़की सजल अली थी, श्रीदेवी की बेटी बनी थी। उसकी बहन सबूर अली ने कहा है कि हमारे दिल इतने बड़े हैं कि हमने खैर खैरियत से जावेद अख्तर को वापस भेज दिया और चाय भी पिलाई थी, चाय भी पिलाते हैं। ये अभिनंदन के हवाले से इन्होंने तंज करने की कोशिश की, खैर खैरियत से भेज दिया। वाकई बात तो सही है, पाकिस्तान से खैर खैरियत से कोई आ नहीं सकता। लेकिन मसला ये है कि जब अभिनंदन जेल में पाकिस्तान की कैद में था ना, तो पाकिस्तान के उस वक्त के स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक ने बाद में इंटरव्यू में बताया कि हम लोग कमरे में बैठे थे, तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा कमरे में आए थे, उनकी टांगें काँप रही थी, उनके चेहरे पे पसीना था और उन्होंने कहा था फौरन अभिनंदन को छोड़ दो वरना मोदी हमला करने के लिए तैयार बैठा है। तो सबूर अली, जब पता ना हो ना किसी चीज़ को तो बड़ी बड़ी हाँकते नहीं हैं। थोड़ा अगर पाकिस्तानी ड्रामों में काम करके अपने आप को बहुत बड़ी तुर्रम खान समझती हो ना, तो जावेद अख्तर को तुम लोग हाथ भी लगाते ना, तो उधर आप मोदी बैठा हुआ है, मनमोहन सिंह नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है वहाँ पे अब कि तुम लोग कुछ करोगे और चुपचाप भारत चुपचाप बैठा रहेगा। इस बार तुम लोगों में इतनी औकात नहीं है तुम लोगों की, मोदी ने तुम लोगों की ईंट से ईंट बजा देनी है। खैर खैरियत से भेजा था, तुम पहले अपनी खैरियत मना लो पाकिस्तान में, तुम लोगों की औकात नहीं है पाकिस्तान बचाने की भी। अजीज दोस्तों, जावेद अख्तर साहब ने वापस आके एक और अच्छी बात की, वो ये है कि पाकिस्तान बनना एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। तो मुझे फ़ौरन अल्ताफ़ भाई याद आए, जब 2004 में अल्ताफ़ भाई न्यू दिल्ली आए थे और मैं भी उस डेलीगेशन का हिस्सा था। तो मोरिया शेरेटन दिल्ली के होटल के हॉल में हिंदुस्तान टाइम्स की एनुअल समिट हो रही थी, जिसमें बड़े लोग आए थे स्पीकर, जिसमें हमारा इमरान खान भी उस वक्त आया था, फारूक अब्दुल्ला कश्मीर का जो है, इसके अलावा हेनरी किसिंगर था अमेरिका का एक्स फॉरेन मिनिस्टर, इंग्लैंड का एक्स प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर था, उस वक्त की सिटिंग श्रीलंकन प्रेसिडेंट थी, और काफ़ी लोग स्पीकर थे, मुकेश अंबानी जी थे और काफ़ी बड़े बड़े लोग उधर आए थे। तो उसमें अल्ताफ़ भाई ने जो स्पीच की थी ना, उसमें अल्ताफ़ भाई का जो हेडलाइन लगी थी ना अखबारों में नेक्स्ट डे, वो ये था कि मेकिंग ऑफ पाकिस्तान इज़ द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ हिस्ट्री। तो यही चीज़ जावेद अख्तर ने कही है। तो जाहिर है ये भी कोई जावेद अख्तर साहब ने नई बात नहीं की है, लेकिन हाँ ये अच्छी बात है कि जावेद अख्तर साहब अब कुछ बातें करेक्ट भी करने लगे हैं। लेकिन अगर पाप का प्रायश्चित करना है तो अभी आपके लिए बहुत सारा लॉन्ड्री में आपको धुलना पड़ेगा, तो जाके आपके पापों का प्रायश्चित होगा। लेकिन अभी तक आपको सबसे पहले मुग़लों के हवाले से आपको एक बार बताना होगा कि मुग़ल हिंदुस्तान के रूलर नहीं थे, मुसलमानों के रूलर थे, अपने ख़ानदान की हेजेमनी कायम करने आए थे। अकबर के आप यहाँ पे बहुत कारनामे बताते हैं, आप ये बता दें कि अकबर ने कितने मंदिर बनाए थे, अकबर की ख़ानदान की कितनी मुसलमान औरतों ने हिंदुओं से शादी की थी, क्योंकि अकबर ने तो हिंदू राजकुमारियों के साथ शादी की, बहुत कुछ किया। आप सिर्फ इतना बता दें कि अकबर ने या मुग़लों ने हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म के हवाले से क्या बात की, जो कि आप बहुत बड़े सेक्युलरिस्ट, आप बहुत बड़े एथेइस्ट अपने आप को कहते हैं, तो फिर आप एक मुसलमान को इतना ग्लोरीफाई करेंगे तो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। अगर वो मुसलमान इंसान का बच्चा होता और हिंदुस्तान की खिदमत की होती तो हम कहते हैं कि हाँ वाकई, लेकिन वो ना तो हिंदुस्तान की खिदमत की उन्होंने, ना वो खिदमत करने आए थे। उनके बाप दादाओं की ये परंपरा थी कि हिंदुस्तान को लूटो, तैमूर जैसे लोगों की, वो उस परंपरा को पूरा करने आए थे।
उन्होंने देखा कि यहाँ पे अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे तैमूर आया और यहाँ से खजाने भर भर के, क्योंकि तैमूर है ना वो समरकंद और बुखारा से था, वो समरकंद उसका शहर था और बुखारा साथ ही है। समरकंद और बुखारा से था, एक बेकार इलाका रेगिस्तान था। तो तैमूर ने आधी दुनिया फतह कर ली थी, तुर्की तक जाके फतवात ली थी। तो उसका काम क्या था कि वो फतह करके उस इलाके की दौलत और उस इलाके के फनकार, जो कि बुत बनाने के, बिल्डिंगें बनाने के इंजीनियर और ये जो इस टाइप के लोग थे ना, उनको अपने साथ लेके आता था कैदी बना के। और फिर इसने समरकंद में बड़ी कंस्ट्रक्शनें की और समरकंद को एक बड़ा शहर बनाया और वहाँ पे बहुत पैसा लगाया और बहुत कुछ किया। तो वो सबसे ज़्यादा लूटमार उसने हिंदुस्तान से की थी, एक बार नहीं आया हिंदुस्तान। तो उसके ज़ाहिर पड़ पोते बाबर को पता था कि ये है सोने की चिड़िया। तो मुग़ल यहाँ पे लूटने आए थे, रहने के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा तैमूर तो अपने समरकंद से उसको इतना प्यार था कि वो वापस चला जाता था, हमें क्या ज़रूरत है उधर रेगिस्तान में रहने की। ये इंडिया हरा भरा सरसब्ज, करोड़ों आपके गुलाम यहाँ पे, इस पे कब्जा करके यहीं बैठे रहो। तो वो इसलिए इधर आए थे। तो नासिरुद्दीन शाह साहब, जावेद अख्तर साहब, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि आपको मैं कुछ ज़्यादा बात करूं, लेकिन अगर आप में थोड़ा सा हौसला हो, सच सुनने का हौसला हो, तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मुझे करेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा कि मैंने गलत बात कहाँ की है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।